अमेंडमेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स जो सीए इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल है, आईपीसीसी के लिए एप्लीकेबल है नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले एक कमेंट जो शुरू में दे रखा है, आईसीएआई ने अपनी बुकलेट इशू की स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो ऑलरेडी हम जब मई 2020 के अमेंडमेंट्स डिस्कस किए थे तब हमने ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। कुछ नए अमेंडमेंट्स और भी हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उन अमेंडमेंट्स के लिए जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और वो मई 2020 एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल थे, उसके लिए आपको वीडियोस दे रखे हैं हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, और वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 डायरेक्ट टैक्स के लिए 3 लेक्चर दे रखे हैं, वो आपको रेफर करने हैं। उनकी पोस्टिंग की डेट वो भी आपको दे रखी है और उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। और वो कहां दे रखी है? अंडर वीडियो डिस्क्रिप्शन। वीडियो के नीचे ही आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, आपको वहां से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो मई 2020 के लिए हमने जो अमेंडमेंट वीडियो पोस्ट किए थे वो भी काम के हैं नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए। ऐसा क्यों? देखिए, आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2019 ही एप्लीकेबल हो रहा है। नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 ही एप्लीकेबल है। और आपको ध्यान है 2019 फाइनेंस एक्ट 2019 जो है वो 2019 इलेक्शन ईयर था, तो इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट आया था। ठीक है, और फाइनल बजट आया था। तो उस ईयर में 2019 में 2 फाइनेंस एक्ट आए थे, एक तो फाइनेंस एक्ट 2019 और एक फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। तो आपको फाइनेंस एक्ट 2019 ही एप्लीकेबल होगा नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए अब नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए कुछ अमेंडमेंट्स और भी एप्लीकेबल हुए हैं। वो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स। इस टेबल पर हम अभी जो आपके सामने टेबल दे रखी है इस पर हम बाद में बात करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स की बात पहले करते हैं। देखिए, टेबल के बाद आपको दे रखा है अदर अमेंडमेंट्स विच आर न्यू एंड एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 2020 एग्जाम्स। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक खास बात और, कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से कुछ अमेंडमेंट्स और भी हुए। गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कोरोना की वजह से। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए टीडीएस टीसीएस की रेट्स में। ठीक है, और असेसमेंट की डेट्स में, और इवन रिटर्न फाइलिंग की डेट भी गवर्नमेंट ने चेंज की। बट वो अमेंडमेंट आईसीएआई ने आपके लिए एप्लीकेबल नहीं किए हैं। ठीक है, तो हम सोच रहे थे काफी सारे अमेंडमेंट होंगे कोविड-19 की वजह से, लेकिन जो ऑर्डिनेंस एक्ट पास हुआ उसने अमेंडमेंट किए, बट आईसीएआई ने वो अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं किए हैं। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट आईसीएआई ने आपके लिए एप्लीकेबल किए हैं वो ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला अमेंडमेंट
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में गिफ्ट वाली जो सेक्शन थी, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10, ठीक है, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर एक बात दे रखी होती थी कि अगर रेसिपिएंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो विदाउट कंसीडरेशन और फॉर लेसर कंसीडरेशन, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 को एक्सीड करे, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 को एक्सीड करे तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पूरे साल का एग्रीगेट नहीं करते हैं, सिंगल सिंगल इमूवेबल प्रॉपर्टी वाइज देखा जाता है ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो उस रेलेवेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड करती है तो टैक्सेबल क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। और अगर लेसर कंसीडरेशन है, देखिए दो पॉइंट है यहां पर, एक तो है इमूवेबल प्रॉपर्टी नो कंसीडरेशन और एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी लेसर कंसीडरेशन। तो जो लेसर कंसीडरेशन है वहां पर टैक्सेबल क्या होता है, अगर टैक्सेबल डिफरेंस होता है, टैक्सेबल क्या होता है, डिफरेंस किसका, लेसर कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस टैक्सेबल होता है। अगर वो डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करे, ठीक है, वो डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करे एंड 5% ऑफ एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को एक्सीड करे, इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एसडीवी एंड एक्चुअल सेल कंसीडरेशन अगर एक्सीड करता है 50,000 को एंड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे हम, तो अगर वो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 105% को एक्सीड करे, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को हमको 105% पे लाना होता है, ठीक है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस 105% को भी एक्सीड करती है तो डिफरेंस टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो अब यहां दो बातें हैं, क्या डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करे और एसडीवी एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 105% को एक्सीड करे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही गिफ्ट माना जाता है। बट टैक्सेबल क्या होगा, डिफरेंस किसका, लेसर कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का। ये तो पुरानी बातें ही हैं, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट जो अमेंडमेंट हुआ है वो इन्हीं बातों से कनेक्टेड है, तो पूरा प्रोविजन समझना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर एक नई बात आई है, अमेंडमेंट आया है, वो समझना पड़ेगा। फिर आपको ध्यान है कुछ सिचुएशन में गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है, अगर रिलेटिव से मिलता है, मैरिज पे मिलता है, विल में मिलता है, इनहेरिटेंस में मिलता है, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर मिलता है, लोकल अथॉरिटी से मिलता है, या सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C वाले इंस्टीट्यूशन से मिलता है, जैसे यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस से, या किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट से मिलता है जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, या जो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जैसे जो कैपिटल गेन चैप्टर के सेक्शन 41 ट्रांसफर एक्सक्लूड्स से कनेक्टेड है, जैसे HUF का पार्टीशन हुआ तब मिला तो टैक्सेबल नहीं होता उस केस में गिफ्ट, या कंपनी का अमालगमेशन डीमर्जर हुआ, या कोऑपरेटिव बैंक का बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, बशर्ते होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी हो और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो, ठीक है। तो उन सिचुएशन में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है। ये लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी थी। यहां पर हमने मई 2020 के लिए एक अमेंडमेंट डिस्कस किया था, क्या, अगर गिफ्ट रिसीव हो फ्रॉम सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन्स, ठीक है, अगर गिफ्ट रिसीव हो फ्रॉम सर्टेन
क्लास ऑफ पर्सन्स एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज में बी प्रेस्क्राइब, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात असेसमेंट ईयर 2020-21 से ही आई थी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नंबर जे हम पहले पढ़ चुके हैं मई 2020 एग्जाम्स के वक्त, कि अगर सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन्स को गिफ्ट रिसीव हो एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट से रिलेटेड एक अमेंडमेंट हुआ। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल इंसर्ट किया इनकम टैक्स रूल्स में, रूल 11 UAC। ठीक है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला। तो वो रूल क्या है, नया रूल इंसर्ट हुआ है इनकम टैक्स रूल्स में। रूल क्यों इंसर्ट हुआ, देखिए उसका लॉजिक क्या है, रूल क्यों इंसर्ट हुआ उसका लॉजिक क्या है। देखिए यहां क्या दे रखा है, अगर सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन्स को गिफ्ट रिसीव हो एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो प्रेस्क्राइब कहां करेगी गवर्नमेंट, रूल निकाल कर करेगी ना, इसलिए रूल निकाला गया। ठीक है, तो एक नया रूल आया है, रूल 11 UAC, नोटिफिकेशन नंबर 96/2019 के थ्रू गवर्नमेंट ने ये रूल लेकर आई है। अच्छा, इस रूल में गवर्नमेंट ने क्या लिखा उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने इस रूल में लिखा, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 शैल नॉट अप्लाई टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड बिल्डिंग वगैरह पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है किसी रेजिडेंट को, रेजिडेंट ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनी। ठीक है, तो रेजिडेंट ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, और ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनी कहां की है, इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, उसके रेजिडेंट को ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है। तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया है, रेगुलराइज किया है इस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी, उस रेजिडेंट के पास लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी हो, एग्रीमेंट टू सेल हो, विल हो, पोजीशन लेटर हो, या कोई अदर डॉक्यूमेंट हो, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, जिसके बेसिस पर वो ये इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप प्रूव कर सके, ये प्रूव कर सके कि ये उसको ट्रांसफर हुई थी, मोर्गेज में मिली। ठीक है, with regard to such immovable property in favor of such resident। ठीक है, तो प्रोविजन क्या है, वो दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का रेजिडेंट है, उस अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग, वो उसको रिसीव हुई। कैसे रिसीव हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रेगुलराइज किया। ठीक है, तो उस रेगुलराइजेशन पर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे और उस रेजिडेंट के हैंड्स में गिफ्ट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो किस पर रहा है, रेजिडेंट ऑफ एन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इस रेजिडेंट पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं।
अच्छा, नीचे मीनिंग आपको दे रखा है, रेजिडेंट का भी मीनिंग दे रखा है और अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का भी मीनिंग दे रखा है। तो पढ़ते हैं रेजिडेंट का मीनिंग क्या है। तो एनी पर्सन जिसके पास उस प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन है, ठीक है, और फिजिकल पोजीशन उसके पास इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड, उसके पास इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड सेल डीड तो है, या लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी है, एग्रीमेंट टू सेल है, विल है, पोजीशन लेटर है, अदर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन है। कहने का मतलब उस रेजिडेंट के पास इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट तो वैलिड है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, और या वो उस प्रॉपर्टी का लीगल हेयर है, वो उस प्रॉपर्टी का लीगल हेयर है, लीगल हेयर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन एक खास बात, बट डज नॉट इंक्लूड टेनेंट, लाइसेंसी और परमिसिव यूजर। वो उस प्रॉपर्टी का एक तरीके से हम कहें ऑनर होना चाहिए। ये प्रोविजंस टेनेंट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो वहां पर भाड़े पर किराए पर रह रहे हैं उनको रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का क्या मतलब है? अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का मतलब है कोई कॉलोनी और डेवलपमेंट कंप्राइजिंग इन ए कॉन्टिजियस जोन वेयर नो परमिशन किस बात की नहीं ली गई वो ढंग से समझना। वो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी क्यों कहला रही है, परमिशन किस बात की नहीं ली गई वो ढंग से समझना। नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान, ठीक है, बिल्डिंग का नक्शा अप्रूवल, बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए अप्रूवल नहीं ली गई, एंड हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलराइजेशन। तो उस कॉलोनी का अब रेगुलराइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट उस कॉलोनी के इस ट्रांजैक्शन को अब रेगुलराइज कर रही है इन परसुएंस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ये स्पेशल प्रोविजन दिल्ली के रेजिडेंट्स के लिए ही है, ठीक है, बाकी अदर सिटीज के लिए नहीं है, बात ढंग से समझना। तो अब इस बात को हम कंक्लूजन निकालते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी रेजिडेंट ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के रेजिडेंट को मिली, ठीक है, उसके पास उस प्रॉपर्टी का वैलिड डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वैलिड है, ठीक है, लेकिन वो जो कॉलोनी है वो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, उसका बिल्डिंग प्लान के लिए अप्रूवल नहीं ली गई थी, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजैक्शंस को रेगुलराइज कर रही है। तो अब इस रेगुलराइजेशन पर इस रेजिडेंट को ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की एग्जिस में प्रॉपर्ली रेगुलराइज होके उसके नाम हो गई। तो क्या इसे गिफ्ट मानकर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में टैक्सेबल कर दिया जाए? नहीं। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये रूल 11 UAC इंसर्ट किया, ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी किससे? गवर्नमेंट ने बोला था अगर किसी क्लास ऑफ पर्संस को गिफ्ट रिसीव हो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस जो प्रेस्क्राइब की जाए तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन इस रेजिडेंट के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा अपॉन रेगुलराइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो खैर ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बेनिफिशियल प्रोविजन है। अब हम बात करते हैं बिजनेस हेड के अमेंडमेंट्स की। तो देखिए बिजनेस हेड में या ये हम कहें कि ये प्रोविजन तो और भी सेक्शंस के लिए है, ज्यादा सेक्शंस बिजनेस हेड के हैं लेकिन कैपिटल गेन के लिए भी है, कैपिटल गेन हेड के लिए भी है अमेंडमेंट, और अदर सोर्सेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के लिए भी है। देखिए
इनकम टैक्स में कई जगह दे रखा होता है कि पेमेंट करें या रिसीव हुआ आपको कुछ, पेमेंट और रिसीव दोनों के लिए कई जगह एक बात दे रखी होती है कि कैसे आपको पेमेंट करना है या रिसीव कैसे करना है, बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी, ठीक है, या क्या दे रखा होता है थ्रू ईसीएस थ्रू ए बैंक अकाउंट। आपको कुछ भी पेमेंट करना है या रिसीव करना है ऐसे करना है, ठीक है। तो काफी सेक्शंस में ऐसी बात दे रखी होती है। तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सेक्शंस ऐसी हैं, उनमें एक अमेंडमेंट हुआ था जो किसने किया था, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 ने, टू परमिट पेमेंट और रिसीव बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, कि अगर पेमेंट किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव हो तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो इन एडिशन टू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी और ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐड क्या किया था, थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो इनकम टैक्स में काफी जगह ऐसा दे रखा होता है कि अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव हो रहा है, कैसे, थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। ये बात असेसमेंट ईयर 2020-21 से ही ऐड हुई थी, जो हमने मई 2020 के अमेंडमेंट्स पढ़े थे तभी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने वो अब अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रेस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट एक नया रूल लेकर आई है, वो हम अभी पढ़ते हैं। लेकिन ये अमेंडमेंट कौन कौन से सेक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, कौन कौन से सेक्शंस को अफेक्ट कर रहा है। बिजनेस हेड की कुछ सेक्शंस हैं, कैपिटल गेन हेड की, अदर सोर्सेस हेड की, इवन एक डिडक्शन का वो जो 80JJAA सेक्शन है उसमें भी ऐसी बात दे रखी है। तो सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं अगर एक्सीडिंग 10,000 करते हैं इन ए डे, ठीक है। तो पेमेंट कैसे करना होता है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी, यूज ऑफ ईसीएस टू बैंक अकाउंट और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में भी प्रेस्क्राइब, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान है सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, सेक्शन 40A सेक्शन 40A सेक्शन 40 कैपिटल A सबसेक्शन 3A, तो उसमें भी अगर आप पेमेंट करते हैं इन ए डे टू ए पर्सन, इन ए डे टू ए पर्सन टुवर्ड्स एनी एक्सपेंडिचर, और ट्रांसपोर्टर के भाड़े के पेमेंट के लिए वो लिमिट 35,000 है, 10,000 नहीं है उनके लिए, ठीक है। नॉर्मल 10,000 है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के भाड़े के पेमेंट के लिए वो लिमिट 35,000 है। अगर उससे एक्सीडिंग पेमेंट करें तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी, यूज ऑफ ईसीएस टू बैंक अकाउंट और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना होगा, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स एक्सीडिंग 10,000 इन ए डे टू ए पर्सन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, ठीक है। आपको ध्यान है कि अगर आप एसेट परचेज करने के लिए पेमेंट करते हैं एक्सीडिंग 10,000 इन ए डे टू ए पर्सन, और वो अगर अकाउंट पे चेक से नहीं होता, अकाउंट पे डीडी, यूज ऑफ ईसीएस टू बैंक अकाउंट नहीं होता या एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं होता, तो उसको कॉस्ट का पार्ट ही नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 44AD क्या आपको ध्यान है कि प्रेज्यूम्टिव इनकम वाली सेक्शन, प्रेज्यूम्टिव इनकम वाली सेक्शन जिसमें ग्रॉस रिसीव्स टर्नओवर का 8% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। और एक आपको ध्यान है कि अगर आपका पेमेंट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी वगैरह से होता है या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, ईसीएस से होता है, तो कितना नेट प्रॉफिट बताना पड़ता है, 8% के बजाय 6% नेट प्रॉफिट भी बता सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर भी ये बात है। इसके अलावा सेक्शन 43CA, जब आपके लिए लैंड बिल्डिंग स्टॉक एंड ट्रेड हो, ठीक है, स्टॉक एंड ट्रेड हो, आप सेलर हैं, आप
वो लैंड बिल्डिंग बेच रहे हैं और वो लैंड बिल्डिंग आपके लिए स्टॉक है, तो आपको होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन रिसीव हुआ कब? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर कंसिडरिंग स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। कुछ केसेस में आपको ध्यान है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट डेट की भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिस्टम क्या है? अगर आपको होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन रिसीव हुआ हो ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डीडी से, यूज ऑफ ईसीएस टू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, वहां सब जगह ये प्रोविजन है। और कैपिटल गेन हेड में भी ऐसा प्रोविजन है। कैपिटल गेन हेड में भी सेक्शन 50C में ऐसा प्रोविजन है कि होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय सेलर फॉर लैंड बिल्डिंग कब? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो आप एग्रीमेंट डेट की भी एसडीबी ले सकते हैं। किसके लिए? सेल कंसीडरेशन डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में भी ये बात दे रखी है कि अगर आपको रिसीव होता है होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उस केस में भी आप गिफ्ट वाली सेक्शन उसमें भी ये बात है। और सेक्शन 80JJAA वहां पर भी ये बात दे रखी है कि आप अपने एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का पेमेंट करते हैं, इमोल्यूमेंट्स का पेमेंट करते हैं अपने एडिशनल एम्प्लॉयज को जो आपने ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अपॉइंट किए हैं, तो आपको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का वो 30% डिडक्शन मिलता है ना 80JJAA में। वहां पर भी बात दे रखी है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को एडिशनल कॉस्ट का पेमेंट करते हैं, सैलरी इमोल्यूमेंट्स का पेमेंट करते हैं, तो वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी वगैरह से होना चाहिए। तो बेसिकली इन सारे सेक्शंस में पॉइंट क्या है? सारे सेक्शन में कॉमन पॉइंट है कि आप पेमेंट करें अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डीडी से या ईसीएस टू बैंक अकाउंट से पेमेंट करें। और वहां पर गवर्नमेंट ने ऐड किया था पेमेंट करें थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये बातें तो पहले भी थी। अमेंडमेंट क्या हुआ है? वो इलेक्ट्रॉनिक मोड अब प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। तो उसके लिए सीबीडीटी ने एक नया रूल इंसर्ट किया है, रूल 6AAB, और उसमें सीबीडीटी ने 8 इलेक्ट्रॉनिक मोड बताए हैं कि एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड है इसमें भी प्रेस्क्राइब। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होंगे? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके थ्रू पेमेंट करें तो ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड हैं। इसके थ्रू भी पेमेंट करना वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रेस्क्राइब किए गए हैं। कौन से? IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और भीम ऐप के थ्रू, ठीक है, भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आधार पे जैसा, ठीक है। तो अगर इन मोड से, इन इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वैलिड माना जाएगा, पेमेंट वैलिड माना जाएगा। तो इतने सारे सेक्शंस हैं, उसमें बोला कि पेमेंट कैसे किया जाए या रिसीव कैसे हो, रिसिप्ट कैसे हो, पेमेंट और रिसिप्ट कैसे हो, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डीडी से, यूज ऑफ ईसीएस टू बैंक अकाउंट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड अब बता दिए गए हैं रूल इंसर्ट करके, रूल 6ABBA के थ्रू, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम टीडीएस चैप्टर के अमेंडमेंट्स की। टीडीएस चैप्टर के अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। आपको ध्यान है हमने मई 2020 एग्जाम्स के लिए टीडीएस की एक नई सेक्शन पढ़ी थी, सेक्शन 194M, ठीक है। कब से आई थी? वो 1 सितंबर 2019 से इफेक्टिव हुई थी। अब वो सेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
उस सेक्शन में टीडीएस डिडक्शन की बात कही गई थी कि 5% की रेट से टीडीएस डिडक्शन किया जाए। कौन करे टीडीएस डिडक्शन? बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग। इंडिविजुअल एचयूएफ पर टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी डाली गई कि अगर वो कुछ पेमेंट कर रहे हैं, किसका? एनी सम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू एनी रेजिडेंट, पेई मस्ट बी रेजिडेंट, पेई रेजिडेंट होना चाहिए। पेयर कौन? इंडिविजुअल एचयूएफ। पेई कौन? रेजिडेंट। टीडीएस काटा जाए कुछ पेमेंट्स पर। कौन से पेमेंट्स? कौन से पेमेंट? फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक तरीके से हम कहें कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट पर तो वैसे सेक्शन 194 सी लगती है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? बाय ऑफ कमीशन, कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं, बट वो सेक्शन 194 डी वाला इंश्योरेंस कमीशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहा है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ, या प्रोफेशनल सर्विसेज की फीस का पेमेंट कर रहा है। तो देखिए कमीशन और ब्रोकरेज वगैरह के लिए कौन सी सेक्शन है? 194H, और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 194J। बट ये 194C, 194H, 194J कब अप्लीकेबल होता है? कब अप्लीकेबल होता है? जब पेयर कौन हो? नॉन इंडिविजुअल नॉन एचयूएफ हो, या तो वो इंडिविजुअल एचयूएफ ना हो, या फिर अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर ग्रॉस एसेट्स ऑडिट लिमिट को एक्सीड कर गया, तो उस पर 194C, 194J, 194H अप्लीकेबल हो जाता है। तो उस पर तो 194C, 194H, 194J अप्लीकेबल होता है। अरे 194M कब अप्लीकेबल होता है? बात 194M की करनी है, ठीक है ना। तो देखो 194M कब अप्लीकेबल होता है? ओनली ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ पर जिस पर 194C, 194H, 194J अप्लीकेबल नहीं होते हैं, अदर देन दोस who are required to deduct TDS। जो 194C, 194H, 194J में TDS काटने के लिए लायबल नहीं है, उन्हीं पर ही 194M एप्लीकेबल होगा। अगर वो इन सम्स का पेमेंट कर रहे हैं और अगर एग्रीगेट ऑफ द सम जो उन्होंने या तो पे किया या क्रेडिट किया उस पेई के नाम से, और वो ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट एक्सीड कर गया 50 लाख को, तो टीडीएस काटना होगा उस इंडिविजुअल पेयर या उस पेयर इंडिविजुअल या पेयर एचयूएफ को टीडीएस काटना होगा। रेजिडेंट पेई का किस रेट से? 5% से। तो सेक्शन 194M थ्रेशोल्ड लिमिट बता रही है कि अगर एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख को एक्सीड करे तो टीडीएस काटा जाएगा 5% की रेट से। पेयर कौन? इंडिविजुअल एचयूएफ, पेई रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से पेमेंट कवर होंगे? किस पर, कौन से पेमेंट्स पर सेक्शन 194M एप्लीकेबल होगा? अगर पेमेंट किया गया रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को या रेजिडेंट प्रोफेशनल को, और पेमेंट पर्सनल यूज के लिए किया गया, पर्सनल यूज, ठीक है, या फिर पेमेंट किया गया रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, रेजिडेंट प्रोफेशनल को, या किसी रेजिडेंट को कमीशन का पेमेंट किया गया, वो 194D वाला इंश्योरेंस कमीशन नहीं होना चाहिए, या ब्रोकरेज का पेमेंट किया गया। जहां पर पेयर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो बिजनेस प्रोफेशन चला रहा है, ठीक है। देखिए ए पॉइंट में बोला ये पेमेंट पर्सनल यूज के लिए किया गया, वो पॉइंट नंबर ए में बात आ गई। पॉइंट नंबर बी में कह रहे हैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए पेमेंट किया गया, ठीक है, लेकिन उस इंडिविजुअल और एचयूएफ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स
नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स ऑडिट है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्यों? क्योंकि उसका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीव्ड, सेल्स ऑडिट लिमिट को एक्सीड नहीं करता। ऑडिट लिमिट क्या होती है? बिजनेस के केस में 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में 50 लाख। तो उसका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीव्ड ऑडिट लिमिट को एक्सीड नहीं करता है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि पेयर नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल HUF होना चाहिए। ठीक है, या पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए किया गया। दोनों बातें कवर हो रही हैं पॉइंट नंबर A और B। तो 194M में TDS काटा जाएगा अगर एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड कर रहा है 50 लाख को टू ए पर्सन। क्लियर? और TDS 5% की रेट से काटा जाएगा 194M में। ये बातें तो पहले से थी, लेकिन अब अमेंडमेंट क्या हुआ है उसकी बात करते हैं। अब ये TDS डिपॉजिट कराने की टाइम लिमिट, ठीक है, और ये TDS डिपॉजिट का फॉर्म, मैनर अब प्रेस्क्राइब किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 98/2019 के थ्रू। चलिए, तो कौन से रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है? रूल 30, 31 और 31A में अमेंडमेंट हुआ है। किस बात को लेकर? टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग TDS, या वो कैसे डिपॉजिट होगा? चालान कम स्टेटमेंट। उसको चालान कम स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? वो TDS जब डिपॉजिट कराते हैं, चालान भी वही है और स्टेटमेंट, TDS स्टेटमेंट भी वही है। ठीक है, मतलब वो TDS का रिटर्न भी वही है, चालान भी वही है। तो चालान का फॉर्म क्या होगा वो अब प्रेस्क्राइब किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। और TDS काटते हैं तो फिर पेयर पेई को सर्टिफिकेट देता है ना कि मैंने आपका TDS काटा, वो कब तक दिया जाएगा? तो उसके लिए रूल 30, 31 और 31A में अमेंडमेंट हुआ। चलिए, तो रूल 30, 31, 31A में अमेंडमेंट हुआ, उसके लिए ये नोटिफिकेशन आया। ये जो 194M वाला TDS है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कब तक कराया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। जब TDS डिडक्शन हुआ उस मंथ एंड से 30 दिन के अंदर। ठीक है, वैसे TDS डिपॉजिट कराने की टाइम लिमिट दूसरे सेक्शंस में क्या है? अगले महीने की 7 तारीख तक कराना होता है। ठीक है, दूसरे सेक्शन में टाइम लिमिट अगले महीने की 7 तारीख है, लेकिन इस सेक्शन में अगले महीने की 30 तारीख तक TDS डिपॉजिट कराया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वो जो TDS डिपॉजिट होगी वो शैल बी अकोम्पनीड बाय चालान, चालान कम स्टेटमेंट। मतलब चालान भी वही है और TDS का स्टेटमेंट भी वही है। चालान भी वही है और TDS का स्टेटमेंट, मतलब TDS का रिटर्न भी वही है। और फॉर्म क्या होगा उसका? 26QD। ठीक है, अब आपको ध्यान है, ऐसी कुछ सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में। देखिए, TDS डिपॉजिट कराने की टाइम लिमिट वैसे क्या होती है? अगले महीने की 7 तारीख तक TDS डिपॉजिट कराना होता है। जब भी TDS डिडक्शन करते हैं उसके अगले महीने की 7 तारीख तक। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जहां पर अगले महीने की 30 तारीख तक TDS डिपॉजिट कराना होता है। आपको याद कराने के लिए देखिए, नोट करिए कौन कौन सी सेक्शन ऐसी हैं। हालांकि ये बात अमेंडमेंट नहीं है, बट आपको कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना। तो देखो, एक सेक्शन है 194IA, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसका एक्चुअल सेल कंसीडरेशन बायर पे करता है सेलर को। ठीक है, और अगर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन 50 लाख है या 50 लाख को एक्सीड करता है तो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का 1% TDS काटेगा। कौन? बायर। बायर सेलर का TDS काटेगा
एक्चुअल सेल कंसीडरेशन अगर 50 लाख है या 50 लाख को एक्सीड करता है तो बायर सेलर का टीडीएस काटेगा 1%। ठीक है, ये सेक्शन है 194 आइए। इसके अलावा सेक्शन 194 आई बी, रेंट पेमेंट करता है कौन? नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल और नॉन ऑडिटेड एचयूएफ। ठीक है, कितना? अगर पेमेंट करते हैं एक्सीडिंग 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ तो टीडीएस काटेंगे। किसका? पेई का। ठीक है, तो अगर पेयर है नॉन इंडिविजुअल नॉन एचयूएफ, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं रेजिडेंट पेई को, तो कितना कर रहे हैं? अगर रेंट है 50,000 पर मंथ और पार्ट दे रहा, तो इस रेंट के पेमेंट पर वो नॉन इंडिविजुअल नॉन एचएफ टीडीएस काटेंगे। कितना? 5%। ठीक है, उसके लिए सेक्शन क्या है? 194 आईबी। अब ये एक और सेक्शन अभी जो हमने बात की 194 एम की। इन तीनों सेक्शन में आपको ध्यान है कि पेयर को 10 नंबर ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो 10 नंबर ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं रहेगी, जिसको हम टीडीकेन नंबर भी बोलते हैं ना, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसमें पैन नंबर देते हैं तो ही डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और टीडीएस स्टेटमेंट के अंदर भी पैन नंबर ही लिखना होता है। तो इस केस में पेयर को 10 नंबर या टीडीकेन नंबर ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन तीनों ही सेक्शन में कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बात की थी कि 194 एम के लिए, 194 एम के लिए आपका चालान कम स्टेटमेंट कौन सा फाइल होगा? फॉर्म नंबर 26 QD में। ठीक है, अच्छा 194 IA के लिए किस में फाइल होता है? 26 QB में फाइल होता है। और 194 IB का चालान कम स्टेटमेंट वहां पर भी फाइल होता है, उसका फॉर्म क्या है? 26 QC। समझे बात? ठीक है, तो इन तीनों सेक्शन में कॉमन प्रोविजन है क्या? इन तीनों सेक्शंस में पेयर को 10 नंबर ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं, पैन नंबर से काम हो जाएगा। दूसरा, चालान कम स्टेटमेंट फाइल होगा, उसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म क्या होगा वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इन तीनों केसेस में टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं कराना है, अगले महीने की 30 तारीख तक ही कराना है। ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे हैं, 194 एम की बात पढ़ रहे हैं। 194 एम कि ये हम इससे रिलेटेड रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है। रूल 30, रूल 31 और 31A में अमेंडमेंट हुआ, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा? ये 194M वाला जो टीडीएस है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कब तक कराना होगा? जिस महीने टीडीएस डिडक्शन किया उसके अगले महीने के 30 तारीख तक। ठीक है, 7 तारीख तक नहीं। और इस केस में चालान, वो टीडीएस डिपॉजिट के साथ चालान होगा, वो स्टेटमेंट भी वही होगा, चालान भी वही है। और फॉर्म कौन सा? फॉर्म नंबर 26 QD। और रूल 30 सब रूल 6C में एक बात और बोली गई, बात तो वो सेम ही है कि ये जो टीडीएस डिपॉजिट होगी अकोमोडेट बाय चालान कम स्टेटमेंट, वही फॉर्म नंबर 26 QD के साथ। और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट होगी कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली होगी, इलेक्ट्रॉनिकली होगी। और जिस महीने टीडीएस डिडक्शन हुआ उसके अगले महीने की 30 दिन के अंदर होगा। कहां पर? इनटू RBI, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी ऑथोराइज्ड बैंक में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिट कराया जाएगा टीडीएस। तो अभी तक तो सिर्फ टीडीएस डिपॉजिट की बात हुई, क्लियर? फिर टीडीएस डिपॉजिट की बात हो गई,
अब देखिए, ये जो चालान कम स्टेटमेंट है फॉर्म नंबर 26 QD, उसको सबमिट करने की क्या ड्यू डेट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी सेक्शन 194M में TDS डिडक्टर है, वो ये चालान कम स्टेटमेंट किसको फाइल करेगा? अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा, बट किसको करेगा? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और द पर्सन अथॉराइज्ड बाय हिम, उसको फाइल किया जाएगा। मतलब अथॉरिटी बता रहे हैं कि ये फॉर्म नंबर 26 QD किसको फाइल किया जाएगा, अथॉरिटी बता रहे हैं किसको फाइल किया जाएगा। और ये चालान कम स्टेटमेंट है, मतलब चालान भी यही है और TDS का स्टेटमेंट भी यही है, फॉर्म 26 QD, और फाइल होगा इलेक्ट्रॉनिकली, और उसका फॉर्मेट क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, अंडर रूल 31A सब रूल 5। और ये फाइल कब तक किया जाएगा? फाइल कब तक किया जाएगा? विद इन 30 days फ्रॉम मंथ एंड इन विच TDS डिडक्शन इज मेड। ठीक है, तो अब इस बात को इजी लैंग्वेज में समझो। अगले महीने की 30 तारीख तक डिपॉजिट कराना है, ठीक है, चालान के थ्रू कराना है। तो चालान TDS स्टेटमेंट ही है, ठीक है, तो चालान है, TDS स्टेटमेंट भी वही है। अगले महीने की 30 तारीख तक TDS डिपॉजिट भी कराना है, चालान भी वही है, चालान के थ्रू कराना है, स्टेटमेंट भी वही है, तो वो अगले महीने की 30 तारीख तक फाइल हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये एक तरीके से हमने बात की कि TDS का स्टेटमेंट फाइल हो गया, चालान भी वही है, TDS का स्टेटमेंट भी वही है। अब बात करते हैं, ये जो TDS डिडक्टर है वो पेई को, डिडक्टी को TDS सर्टिफिकेट इशू करे कि मैंने आपका TDS काटा, मैंने आपका TDS काटा। तो एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194M, जो डिडक्टर है वो TDS सर्टिफिकेट इशू करेगा पेई को। ठीक है, फॉर्म नंबर 16D में। तो पेयर पेई को TDS सर्टिफिकेट इशू करे इन फॉर्म नंबर 16D में। कब तक? विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू, ध्यान रखना ड्यू लिखा है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द चालान कम स्टेटमेंट। ठीक है, तो चालान कम स्टेटमेंट फाइल होने की ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर पेयर पेई को TDS सर्टिफिकेट इशू करे कि मैंने आपका TDS काटा, आप इसकी क्रेडिट क्लेम करना। ठीक है, पेई को क्रेडिट मिलती है ना TDS सर्टिफिकेट के बेस पर। तो ये TDS सर्टिफिकेट वो कैसे इशू करेगा, डिडक्टर कैसे इशू करेगा? आफ्टर जनरेटिंग एंड डाउनलोडिंग द सेम फ्रॉम वेब पोर्टल, वेबसाइट से जनरेट किया जाएगा ऑनलाइन। कौन सी वेबसाइट? स्पेसिफाइड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और पर्सन स्पेसिफाइड बाय हिम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। देखिए, दो शुरू में जो पॉइंट आपको बोले गए, वो TDS डिपॉजिट के बारे में थे, ठीक है। फिर बोला गया आपको TDS स्टेटमेंट के बारे में, फिर आपको बोला गया TDS स्टेटमेंट के बारे में बोला गया, और जो चालान होता है ना वही TDS स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और फिर आपको बोला गया TDS सर्टिफिकेट के बारे में। TDS सर्टिफिकेट जो पेयर यानी डिडक्टी पेई को इशू करता है, डिडक्टी को इशू करता है, मतलब पेयर पेई को इशू करता है। ठीक है, तो ये बात TDS सर्टिफिकेट के बारे में थी।
तो शुरू से समझिए, टीडीएस डिपॉजिट कराना होगा कब तक? जिस महीने डिडक्शन हुआ उसके अगले महीने की 30 तारीख तक, और वो टीडीएस डिपॉजिट के साथ चालान भी जाएगा, और वो चालान ही स्टेटमेंट है इन फॉर्म नंबर 26 QD। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा। फिर उसके बाद वो टीडीएस स्टेटमेंट भी है चालान, राइट? वो टीडीएस स्टेटमेंट भी है चालान, वो चालान भी है और टीडीएस स्टेटमेंट भी है। जिस महीने टीडीएस डिडक्शन हुआ उसके 30 दिन के अंदर वो डिपॉजिट कराया जाएगा चालान और स्टेटमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा। फिर डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करेगा चालान कम स्टेटमेंट फाइल करने की ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर। ठीक है, इन फॉर्म नंबर 16D में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड हमने बात की थी। देखिए, एक डेट जो है गवर्नमेंट को बार बार एक्सटेंड करनी पड़ रही है, बढ़ानी पड़ रही है। आपको ध्यान है, गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि अपने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करवाइए। वो लिंकिंग करवाने की डेट गवर्नमेंट को बार बार एक्सटेंड करनी पड़ रही है। तो डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ आधार टू प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक्सटेंडेड, तो उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 107/2019। तो इस बात की कनेक्टिविटी इससे सेक्शन 139AA से रिलेटेड है। उसमें क्या बोला गया? एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन नंबर, जिसके पास पैन नंबर था कब? एज ऑन 1 जुलाई 2017 उसके पास पैन नंबर था, और वो आधार नंबर ऑब्टेन करने के लिए एलिजिबल है। उसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन नंबर था और वो आधार ऑब्टेन करने के लिए एलिजिबल है, तो वो अपना आधार नंबर प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को इंटीमेट करे। कब तक इंटीमेट करे? ऑन और बिफोर ए डेट एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नोटिफाइड डेट तक इंटीमेट करे। ठीक है, मतलब अपने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करवाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले नोटिफिकेशन इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 31। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने वो डेट क्या बोली? वो डेट गवर्नमेंट ने बोली कि 30 सितंबर 2019 तक आप अपने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करवा दीजिए। मतलब क्या? इंटीमेट आधार नंबर टू प्रिंसिपल डीजीआईटी सिस्टम और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम को इंटीमेट कर दीजिए। ठीक है, अब फिर इस डेट को एक्सटेंड किया गया। इस डेट को फिर एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर 2019 तक। ठीक है, पहले डेट आई थी 30 सितंबर 2019, उसको फिर एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया। ठीक है, फिर वो डेट बढ़ाई गई। फिर वो डेट बढ़ाकर क्या की गई? 31 मार्च 2020 की गई। 31 मार्च 2020 की गई, लेकिन कोरोना आ गया, कोविड-19 की सिचुएशन आ गई, तो गवर्नमेंट को ये डेट फिर एक्सटेंड करनी पड़ी 31 मार्च 2021। तो कुल मिलाकर अब इतनी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप तो फाइनल कंक्लूजन ध्यान रखिए कि पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक कराने की डेट, लास्ट डेट 31 मार्च 2021 है। ठीक है, आपको तो यही याद रखना है। अच्छा, एक बात और ये भी इस में क्लैरिफाई किया गया नोटिफिकेशन में कि नॉट विथ स्टैंडिंग द लास्ट डेट ऑफ इंटीमेटिंग और लिंकिंग आधार नंबर विथ पैन,
कि लिंकिंग की डेट भले ही 31 मार्च 2021 हो, भले ही वो लास्ट डेट 31 मार्च 2021 हो, लेकिन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी रिटर्न फाइल होंगे उसमें आपको आधार नंबर कोट करना होगा और लिंकिंग करना कंपलसरी होगा। तो इट इज मैंडेटरी टू कोट एंड लिंक आधार नंबर व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी रिटर्न फाइल हो रहे हैं उसके लिए पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है रिटर्न फाइलिंग के लिए। और लिंक कराने की लास्ट डेट अब 31 मार्च 2021 हो गई है। हाँ, लेकिन एक बात और दे रखी है कि अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड, कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर रखा है इस लिंकिंग कराने की प्रोसेस से, कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर रखा है, वो बात भी समझ लेते हैं। However, the requirement of quoting and linking Aadhaar number shall not apply to an individual. ऐसे इंडिविजुअल पर ये लिंकिंग वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी who does not possess आधार नंबर, उसके पास आधार नंबर नहीं है, एंड वो नॉन रेजिडेंट है, मतलब इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट है, उसको ये लिंकिंग वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, का एज कम से कम 80 इयर्स है, या वो रेजिडेंट ऑफ आसाम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय है, तो फिर उसके लिए ये आधार नंबर कोट करने की और आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कराने की बात एप्लीकेबल ही नहीं होती है। ये बात तो पहले से ही थी, क्लियर, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए अमेंडमेंट्स क्या हुए, ये सारे अमेंडमेंट्स की ये जो आपको पीडीएफ फाइल है इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो अमेंडमेंट्स बेसिकली अदर सोर्सेस हेड में हुआ खास अमेंडमेंट कि कोई रेजिडेंट है अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का दिल्ली में, ठीक है, तो उसकी कॉलोनी का रेगुलराइजेशन हुआ, ठीक है, तो उसको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं माना जाएगा, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल नहीं होगा, पहली बात ये। और काफी सारे सेक्शंस में दे रखा था कि अगर पेमेंट और रिसिप्ट प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो तो वैलिड माना जाएगा, और प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड बताए गए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और भीम ऐप, आधार पे, ठीक है। तो अगर पेमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा तो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट की कनेक्टिविटी काफी सारे सेक्शन से थी, 35 एडी, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 और 41 सबसेक्शन 1, 44 एडी और 43CA, 50C, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में सेक्शन 80JJAA। चलिए फिर TDS 194M से रिलेटेड अमेंडमेंट की बात हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक कराने की डेट एक्सटेंड हो गई है, 31 मार्च 2021 हो गई है, ठीक है। और कुछ लोगों पर हालांकि रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल ही नहीं है, वो तो पहले से बात थी। अब एक खास बात देखिए, आपके एग्जाम के लिए नवंबर 2020 एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2019 ही लग रहा है, ठीक है। तो उसके जो अमेंडमेंट वीडियो थे वो तो ऑलरेडी हम मई 2020 एग्जाम्स के लिए पोस्ट कर चुके हैं अपने YouTube चैनल पर,
वो आपको पढ़ने ही हैं, वो तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है। वो आपको वीडियो देखने हैं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है, पढ़नी है। वो अमेंडमेंट जो मई 2020 के लिए डिस्कस किए गए थे वो नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए भी एज इट इज एप्लीकेबल है। आज तो हमने उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमेंडमेंट डिस्कस किए। हाँ, इंस्टीट्यूट ने जो स्टैट्यूटरी अपडेट निकाले नवंबर 2020 एग्जाम्स में, उसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ अमेंडमेंट वो भी डाले हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके मई 2020 वाले अमेंडमेंट वीडियोस के अंदर, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम हमने देखा है चैप्टर टाइटल्ड बाय आईसीआई। आईसीआई ने हेडिंग डाला बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में सरचार्ज की बात, ठीक है। तो सरचार्ज 10%, 15% और कुछ केस में एनहांस्ड सरचार्ज 25% और 37% लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो एनहांस्ड सरचार्ज किसको बोलते हैं? 25% वाला और 37% वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड बाय सेक्शन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A, तो वो उस पर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। वो बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 जो हमने मई 2020 एग्जाम्स के लिए पोस्ट किया था। पोस्ट करने की डेट भी दे रखी है और ये सरचार्ज वाली बातें कहां से कहां तक हैं वो उसका टाइम भी हमने दे दिया आपको, तो आप उस वीडियो से सरचार्ज वाली बात पढ़ लेना, ठीक है। रीजन अभी उसको दोबारा नए सिरे से डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम उस वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और विथ एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, उस पर 15% डेप्रिसिएशन रेट, 30%, 45% डेप्रिसिएशन रेट भी है। वो लेक्चर नंबर 1 में जो मई 2020 के लिए पोस्ट किया था, टाइमिंग भी आपको बता दिया है कि उस वीडियो में किस टाइम से लेकर किस टाइम तक ये बात है, ठीक है। आपको ध्यान है ना कि मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन रेट पहले क्या थी कि अगर मोटर कार यूज हो रही है बिजनेस में, हायरिंग बिजनेस नहीं है, तो डेप्रिसिएशन रेट क्या थी? नॉर्मल 15%। और अगर वो मोटर कार हायरिंग बिजनेस में यूज हो रही है तो 30%, ठीक है। तो 15 और 30 ये डेप्रिसिएशन रेट थी मोटर कार पर, कि अगर हायरिंग बिजनेस नहीं तो 15%, और अगर वो मोटर कार हायरिंग बिजनेस में यूज हो रही है, किराए पर दे रहे हैं मोटर कार, तो 30% डेप्रिसिएशन रेट वो था। लेकिन आपको ध्यान है गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बोला, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में वो मोटर कार एक्वायर हुई। 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में एक्वायर हुई और 31 मार्च 2020 तक वो पुट टू यूज हो गई। वो मोटर कार हायरिंग बिजनेस में काम नहीं आती, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन रेट क्या बढ़ाई थी ना, वो उस वक्त वो मोटर कार बिक नहीं रही थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डेप्रिसिएशन रेट बढ़ाई ताकि लोग परचेस करें, ठीक है। तो कार की सेल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया और डेप्रिसिएशन रेट बढ़ाई थी। मोटर कार अगर एक्वायर्ड है 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच और पुट टू यूज हो गई कब तक? 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। तो 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में एक्वायर्ड हो और 31 मार्च 2020 तक पुट टू यूज हो गई, तो बढ़ी हुई डेप्रिसिएशन रेट, एनहांस्ड डेप्रिसिएशन रेट एप्लीकेबल होती है। क्या? 30%। और अगर वो मोटर कार या मोटर लॉरी है या हम कहें मोटर टैक्सी है, मोटर बस है वगैरह, और उस टाइम पीरियड के बीच में एक्वायर्ड है कब?
23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, और पुट टू यूज हो गई 31 मार्च 2020 तक, तो उस पर 45% डेप्रिसिएशन रेट है। अगर वो मोटर व्हीकल हायरिंग बिजनेस में काम आ रहा है, किराए पर दे रहे तो हायरिंग बिजनेस में, तो 45% डेप्रिसिएशन रेट भी गवर्नमेंट ने बताई। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी होगी। और इसके अलावा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का 289 है। ठीक है, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जो मई 2020 के लिए अमेंडमेंट वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए थे उसमें था। इसके अलावा 194N TDS की सेक्शन कि वो आप बैंक वगैरह से कैश विड्रॉवल करते हैं 1 करोड़ से एक्सीडिंग, तो 2% TDS कटेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस थे, प्रेस रिलीज थी, वो हम ऑलरेडी मई 2020 एग्जाम्स के लिए जो वीडियो पोस्ट किए थे हमने, उसमें डिस्कस कर चुके। ठीक है, तो वो आपको सारी बातें वहां से देखनी है, उसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, वीडियो के नीचे दे रखी है। और एक बात, पैन नंबर से रिलेटेड सेक्शन 139A 5 ही आया, उसमें क्या बोला, मैनर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन टू ए पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन बट पॉसेसेस आधार नंबर। क्या बोला, देखिए ये नई सेक्शन आई, उसमें क्या बोला गया कि अगर किसी पर्सन के पास आधार नंबर है बट पैन नंबर नहीं है, आधार नंबर है बट पैन नंबर नहीं है, पैन नंबर और आधार नंबर को इंटरचेंजेबल बनाया गया। ठीक है, पैन नंबर है बट नहीं, आधार नंबर है बट पैन नंबर नहीं है, आधार नंबर है बट पैन नंबर नहीं है, तो वो पैन नंबर के लिए जब अप्लाई करेगा तो उसको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। ठीक है, और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस में जहां पर पैन नंबर रिक्वायर्ड है वहां पर उसने आधार नंबर कोड कर लिया तो सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा, और फिर गवर्नमेंट उसको सुमोटो पैन नंबर अलॉट करेगी। ठीक है, वो बातें भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है, तो इसीलिए हमने शुरू में ही बोला आपको कि कि जो अमेंडमेंट वीडियो हमने मई 2020 एग्जाम्स के लिए पोस्ट किए थे वो आपको एज इट इज एप्लीकेबल हैं, उनकी PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। अब और आज हमने जो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट डिस्कस किए हैं, ये इस वीडियो की भी PDF फाइल इस वीडियो के नीचे दे रखी है, लिंक दे रखा है, वहां से भी आप ये PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। तो ये आज हमने डायरेक्ट टैक्स के ही अमेंडमेंट डिस्कस किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम GST के अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे जो CA इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल है नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बस अब एग्जाम में आपके 60 दिन से भी कम टाइम बचा है, तो मन लगाकर पढ़ाई करिए, एग्जाम होंगे ही, वो कैंसिल नहीं होंगे इस बार। तो इस इंप्रेशन में मत रहना कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, तो आज से ही लग जाओ पढ़ाई पर। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दो, अब टाइम कम है, अब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में GST के अमेंडमेंट्स की बात करेंगे।